इस दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जिस इंसान की ज़िंदगी में समस्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या भी नहीं जिस समस्या का यहाँ समाधान नहीं। लेकिन दोस्तों, जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिन फैसलों के परिणाम स्वरूप कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, कई जिंदगियां बर्बादी की कगार पर पहुंच जाती हैं। और आज की हमारी घटना कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ, जिसकी बदौलत एक व्यक्ति सदा सदा के लिए ये दुनिया छोड़ के जा चुका है। कई लोगों की जिंदगी लगभग लगभग बर्बाद हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की सनसनीखेज घटना और कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से। और आज की जो हमारी घटना कहानी है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर है आगरा, और उसी आगरा ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिकंदरा, और उसी सिकंदरा थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पनवाड़ी। और उसी पनवाड़ी गांव का रहने वाला है शिशुपाल, जिसके परिवार की बात करें तो 3 बच्चे हैं, एक पत्नी जिसका नाम है सीता। वही सीता जो कि देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, साथ ही साथ समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है। उम्र की बात करें तो लगभग 36 साल बताई जा रही है। शिशुपाल जो कि खेती किसानी भी करता है, साथ ही साथ ब्याज पर पैसे देकर बेहद सारा अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। और अच्छा खासा पैसा कमाए जाने की वजह से कई खूबसूरत महिलाओं के साथ नाजायज़ रिश्ते भी बताए जाते हैं। और उसी दरमियान होता कुछ यूं है कि शिशुपाल की पत्नी सीता अपने पति की नाजायज़ हरकतों से तंग आकर उससे तलाक ले लेती है। बच्चों को उसके पास ही छोड़कर सदा सदा के लिए चली जाती है, ये कहकर कि कभी भी उसकी दर पर वापस नहीं आएगी, कभी भी उसकी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगी। और बहरहाल अभी शिशुपाल खुद और उसके बच्चे खुशी खुशी रहते हैं, जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं, खेती भी संभालते हैं। साथ ही साथ शिशुपाल समय रहते ब्याज का कारोबार भी चला रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 21 जुलाई 2020 के सुबह लगभग 7 से 8 बजे का समय रहा होगा। शिशुपाल अपने बच्चों को ये कहकर घर से निकल जाता है कि बच्चों, मैं खेत में जा रहा हूँ, चारा लेकर आऊँगा, जल्दी ही घर वापस आ जाऊँगा। लेकिन सारा दिन गुजर जाता है, शिशुपाल घर वापस नहीं आता। जब शाम होने लगती है तो बच्चे भी परेशान और हताश होकर इधर उधर फ़ोन घुमाते हैं। लेकिन शिशुपाल का जो फ़ोन नंबर था दरअसल वो भी बंद हो चुका था। तमाम लोगों से बातचीत की जाती है। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब शिशुपाल की कोई खैर खबर नहीं लगी, तो शिशुपाल का छोटा भाई नवल सिंह नज़दीकी थाने सिकंदरा में अपने बड़े भाई शिशुपाल की गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाता है। और एसएचओ साहब को बोलता है कि साहब जी, मेरा बड़ा भाई शिशुपाल जो कि ब्याज पर पैसे देने का काम करता है, 1 हफ्ता पहले सुबह सुबह अपने बच्चों को ये बोलकर घर से निकला था कि जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। 1 हफ्ता होने को है, अब तक भी उसका कोई खैर खबर नहीं। भला वो गया तो गया कहाँ है? कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया? ज़रा उसको ढूंढिए, उसका पता लगाइए। पुलिस जो है तमाम मामले को नामजद कर लेती है, अपनी खोजबीन शुरुआती दौर में शुरू कर देती है। और औपचारिकता के तौर पर पुलिस का जांच दल सबसे पहले तो उसके पड़ोसियों की, खास तौर पर पारिवारिक लोगों की तस्दीक करने लगता है, छानबीन करने लगता है। और पड़ोसियों से और पारिवारिक लोगों से पुलिस ये स्पष्ट कर चुकी थी कि शिशुपाल जो कि अच्छा खासा कमाने वाला था और साथ ही साथ इसी वजह से नाजायज रिश्ते रखता था, कई खूबसूरत महिलाओं के साथ नाजायज रिश्ते रखता था। और उसी वजह से शिशुपाल की पत्नी उसको सदा सदा के लिए छोड़ के जा चुकी है, उससे तलाक ले चुकी है। और बचे खुचे उसके बच्चे उसके साथ ही रहते थे। बहरहाल पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी
कि पूरे मामले की जांच की शुरुआत भला किस तरीके से करे, क्योंकि मामला लगातार पेचीदा बनता जा रहा था। लगातार एक से एक बात निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस ये लगभग लगभग समझ चुकी थी कि हो ना हो मामला प्रेम प्रसंग का होगा। ये भी संभावना है कि प्रेम प्रसंग की वजह से शिशुपाल की हत्या कर दी गई हो। बहरहाल पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने तमाम लोगों की सीडीआर रिपोर्ट निकाली, और सीडीआर रिपोर्ट को जब खंगाला जाता है तो शिशुपाल की सीडीआर से एक मोबाइल नंबर सामने आता है, जिस मोबाइल नंबर से शिशुपाल ने उस दिन भी अंतिम बार बात की थी, जिस दिन वो गुम हुआ था, लापता हुआ था। और जब उस नंबर की गहनता से नज़दीक से जांच की जाती है तो वो नंबर सोमवीर के नाम बताया जाता है। वही सोमवीर जो कि शिशुपाल का नज़दीकी भी था, साथ ही साथ उसका पड़ोसी भी था। जब शिशुपाल के घर जाकर पुलिस की टीम दबिश देती है तो शिशुपाल को तमाम मामले को लेकर पूछताछ शुरू की जाती है, लेकिन शिशुपाल कई तरीके की मनगढ़ंत कहानियां बताने लगता है। लेकिन भला पुलिस भी कहां मानने वाली थी। जब तरह तरह के सवाल करती है तो कुल मिलाकर शिशुपाल को भी झुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। और जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है, तमाम सीडीआर रिपोर्ट को सामने रख के तरह तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं, तो शिशुपाल को भी ये कबूल करने पर मजबूर होना पड़ता है कि साहब जी, इस पूरी घटना कहानी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैंने ही पूरी घटना कहानी की पटकथा लिखी है। और ये तमाम घटना कहानी कबूल करता है कि चूंकि साहब जी मैं कम कमाने वाला था, मैंने ही 21 जुलाई 2020 की सुबह सुबह जैसे ही शिशुपाल अपने घर पर बच्चों को ये कह के निकलता है कि जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा, उसी दरमियान मैंने उसको बड़े ही सातिराना अंदाज में मौत के घाट उतार दिया, सदा सदा के लिए इस दुनिया से चलता कर दिया। और ये भी कबूल करता है कि साहब जी चूंकि शिशुपाल ब्याज पर पैसा दिया करता था और मैं जो है उससे आए दिन ब्याज पर पैसे लिया करता था, कई लोगों का मेरे सर पर कर्जा हो चुका था। मेरी पत्नी जो कि देखने में बेहद ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी व्यक्ति यदि उसको देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। इस कदर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था वही शिशुपाल, जिससे मैंने ब्याज पर पैसे ले रखे थे। और एक दिन जैसे ही शिशुपाल सुबह सुबह मेरे घर आ टपकता है तो मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि शिशुपाल को ये कह दो कि मेरा पति यहाँ नहीं है, और जैसा ही मेरा पति घर आएगा उसको वो पैसा वापस करने बारे बोल देगी। उस दिन तो शिशुपाल निकल जाता है, चला जाता है, लेकिन जाते जाते इतने कड़वे और भले बुरे शब्द बोल देता है, यहाँ तक कह देता है कि यदि कल तक मेरा पैसा वापस नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी जोड़ता है कि हमारे पास पैसा वापस नहीं दिया जाता तो पैसा लेते क्यों हो, कुछ तो शर्म करो। कितनी बार तुम्हारे घर के चक्कर लगा चुका हूँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। जैसे ही उसकी पत्नी तमाम बातों को अपने पति सोमवीर के साथ साझा करती है तो कहीं न कहीं सोमवीर और उसकी पत्नी मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मनमुटाव और लड़ाई झगड़े तक तो बात सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बात उससे ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि बात तलाक तक आ जाती है। और जो उसकी पत्नी थी सोमवीर के साथ तकरार आए दिन करती रहती थी, और अगले ही दिन जैसे ही शिशुपाल पुनः अपने ब्याज के पैसे वापस लेने पहुंच जाता है, सोमवीर तो दरअसल वहां नहीं था, लेकिन वही औरत जो कि सोमवीर की पत्नी बताई जा रही है, शिशुपाल के समक्ष अपने शरीर की खूबसूरती की नुमाइश करने लगती है। और चूंकि शिशुपाल भी खूबसूरत महिलाओं का दीवाना हुआ करता था, खूबसूरत महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, और चूंकि वो महिला भी जरा समझने में देर नहीं लगाती कि शिशुपाल चाहता क्या है, और दूसरी तरफ शिशुपाल भी बिल्कुल भी देर नहीं लगाता कि उसको क्या करना चाहिए। वो तुरंत प्रभाव से तमाम तरीके की बातें करने लगता है।
और देखते ही देखते शिशुपाल और सोमवीर की पत्नी की एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है। एक दिन, 2 दिन, हर दिन एक दूसरे से बातचीत होने लगती है। और देखते ही देखते जैसे जैसे समय बीतता है, शिशुपाल और उसकी पत्नी की दोस्ती कब प्रेम प्रसंग में बदल जाती है, ना तो शिशुपाल को पता लगा, ना ही सोमवीर की पत्नी को पता चला। और अब हर दिन आए दिन दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करने लगते हैं। अब हर दिन सोमवीर जो है उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ही नहीं बनाता, आए दिन उसके घर के चक्कर भी लगाने लगता है। और एक दिन तो हद तब हो गई जब शिशुपाल नाम का वो व्यक्ति सोमवीर नाम के अपने दोस्त की पत्नी के घर पर ही जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। और जैसे ही सोमवीर ये अपनी नंगी आंखों से देखता है, उनको रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। बहरहाल जो सोमवीर था उस समय तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी सनसनीखेज घटना और कहानी को अंजाम देने बारे सोचने लगता है जिस घटना कहानी के बारे में शायद उसको नहीं सोचना चाहिए। वो अपने मोबाइल फ़ोन से उसी शिशुपाल को कॉल करता है और बोलता है कि भाई साहब, मैं सोमवीर बोल रहा हूँ। जो भी तुम्हारे पैसे मैंने ब्याज पर लिए थे, बताओ कब लोगे। मैं तुम्हारे पैसे एक एक पाई ब्याज शुदा वापिस करना चाहता हूँ। और चूंकि शिशुपाल पैसे को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आए दिन तरह तरह की तरकीब निकालता था पैसे कमाने के लिए। और जैसे ही सोमवीर पैसा देने बारे बोलता है तो शिशुपाल भी लालच में आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे जंगल के रास्ते मिलो। और जैसे ही शिशुपाल अपने घर पर बच्चों को कहकर ये निकलता है कि बच्चों, मैं खेत में जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, और पहुंच जाता है उसी सोमवीर के पास जिससे उसको पैसे जो लेने थे। लेकिन सोमवीर बड़े ही शातिराना अंदाज में पहले से ही तैयार दारू की बोतल ले आता है और शिशुपाल को बोलता है कि भाई साहब, ज़रा आ जाइए, पैसे तो दे ही दूंगा, पहले पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं। और शिशुपाल भी भरा ये मौका क्यों चूकता, क्योंकि फ्री में दारू जो मिल रही है, दोनों बैठकर मस्ती और पार्टी करने लगते हैं। लेकिन शिशुपाल को रत्ती भर भी खौर खबर नहीं थी कि जो दारू वो पीने जा रहा है उस दारू में पहले से ही जहर मिलाया हुआ है, वो भी सोमवीर ने। जब 1-2 नहीं, 2-4 नहीं, जब वो 8-10 पैग लगा चुका था, देखते ही देखते जहर अपना काम करने लगता है और चंद मिनटों में ही शिशुपाल नाम का वो व्यक्ति देखते ही देखते ढेर हो जाता है, मौके पर ही दम तोड़ देता है। और जब वो लगभग दम तोड़ चुका था, सोमवीर बड़े ही शातिराना अंदाज में वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, तमाम अपने फ़ोन को और अन्य कई चीज़ों को इधर उधर कर देता है ताकि किसी को भी खौर खबर ना लगे, किसी को भी ये ना लगे कि उसने ही शिशुपाल की हत्या की है, शिशुपाल को मौत के घाट उतारा है। लेकिन साथियों, वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितने ही शातिराना अंदाज में अपनी घटना कहानी को अंजाम क्यों ना दे दे, कानून के जो हाथ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। आखिरकार मुजरिम को उसकी जकड़ में आना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं इस घटना कहानी में भी कहानी तो बड़े ही शातिराना अंदाज में घटित की गई थी, लेकिन आखिरकार शिशुपाल की सीडीआर रिपोर्ट के माध्यम से पुलिस मुजरिम तक पहुंची जाती है। बहरहाल पूरा मामला दर्ज तो किया ही जा चुका था, तमाम संगीन धाराओं को जोड़कर माननीय अदालत में पेश कर दिया जाता है और उम्मीद और आस जताई जा रही है कि सख्त से सख्त सज़ा, लगभग 10 साल की सज़ा कड़े मशक्क़त के साथ तमाम मुजरिमों को मिलेगी और बची खुची जिंदगी सलाखों के पीछे काल कोठड़ी में बैठकर उस सोमवीर और उसके साथियों को गुजारनी पड़ेगी। साथ ही साथ काल कोठड़ी में बैठकर अपने किए कारनामों का पछतावा करना पड़ेगा। इस घटना कहानी ने देश दुनिया में लोगों को सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया। दोस्ती जैसे नापाक रिश्ते को भी
तार तार कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रिश्ते पर विश्वास करें और किस रिश्ते पर विश्वास ना करें। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तरह तरह के जवाब सवाल हो रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात तो ज़रूर है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले आखिरकार व्यक्ति को मुसीबतों में तो डालते ही हैं, कई लोगों की ज़िंदगी लगभग लगभग बर्बाद कर देते हैं, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बादी की कगार पर पहुंचा देते हैं। ये थी आज की हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि कोई आप लोगों का सवाल जवाब है, वो भी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथियों का आभार। धन्यवाद।